Bismillahirrahmanirrahim. My name is Murtaza Qaid, representing IQ School of Finance, and I welcome you all to this guidance session for the upcoming CAF March 2025 attempt. जैसा कि आप सब जानते हैं कि ICAP ने CAF के सितंबर 2024 के एग्ज़ाम डेज में एक नई एजुकेशन स्कीम अपने स्टूडेंट्स में या मार्केट में फ्लोट की, और इस स्कीम की अनाउंसमेंट की वजह से ICAP के जितने स्टेक होल्डर्स हैं, इंक्लूडिंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स दैट इज स्टूडेंट्स, उनके दरमियान एक खलबली, एक हलचल सी मच गई। अब यकीन जाने कि एग्जामिनेशन डेज में, यानी कि बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, उनको रिवीजन पे फोकस करना चाहिए, और ICAP ने ये एक एजुकेशन स्कीम अनाउंस की, तो मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए कि सर नई स्कीम के बारे में बता दें, नई स्कीम के ऊपर कोई वीडियो बना दें, नई स्कीम के हवाले से मुझे गाइड कर दें। लेकिन मैंने उन सबको एक ही बात कही कि राइट नाउ अभी आपके लिए आपके एग्जाम्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अभी भूल जाएं ICAP की नई स्कीम को, अभी फॉर द टाइम भी अपने एग्जाम पे फोकस करें। ये नई स्कीम अभी तो अफेक्टिव भी नहीं है, अभी तो अप्रूव भी नहीं है, और ना ही इस स्कीम का आपकी मार्च 25 की अटेम्प्ट पे कोई इम्पैक्ट होने वाला है। ऑब्वियसली डिसीजन मेकिंग में हम इस स्कीम को कंसिडर करेंगे, लेकिन अभी ये स्कीम फाइनल नहीं है, इसने फाइनल होना है, इसने अभी अप्रूव होना है। लेकिन स्टिल मैं समझता हूं कि ICAP हमेशा की तरह टाइमिंग में गड़बड़ कर जाता है, और आई डोंट नो व्हाई कि ICAP ने CAF के एग्जाम डेज के दरमियान ये नई स्कीम अनाउंस की, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को अपनी एग्जाम पे ऑब्वियसली उनका फोकस आउट हुआ, और वो स्कीम के हवाले से कंफ्यूज हो गए, स्कीम के हवाले से इंक्वायर करने लग गए। फाइनली अब हम अपने CAF के एग्जाम से फ्री हो चुके हैं। अब मैं समझता हूं कि अब वो वक्त आ गया कि हम इस स्कीम के बारे में समझें, इस स्कीम के बारे में जानें, और अकॉर्डिंगली इस स्कीम को देखते हुए अपनी आने वाली अटेम्प्ट के लिए डिसीजन मेकिंग कर सके। तो आज की हमारी ये जो डिस्कशन है, इसका एजेंडा स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अपकमिंग मार्च 2025 में या तो अपने CAF की पहली अटेम्प्ट दे रहे होंगे, या CAF की दूसरी तीसरी अटेम्प्ट दे रहे होंगे, या फिर CAF की क्वालिफाइंग अटेम्प्ट दे रहे होंगे। वैसे तो इस स्कीम में नए PRC के स्टूडेंट्स के लिए, एग्जिस्टिंग PRC के स्टूडेंट्स के लिए, CAF के स्टूडेंट्स के लिए, CA फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए, आर्टिकलशिप के लिए बहुत सारी बातें डिस्कस की गई है। यानी कि ओवरऑल जितने भी इस CA प्रोग्राम या CA के रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं, सभी के लिए इस स्कीम के अंदर कुछ ना कुछ है। लेकिन हम अपनी आज के डिस्कशन में सिर्फ उन स्टूडेंट्स के हवाले से डिस्कशन करेंगे जो कि आने वाली मार्च 25 के अटेम्प्ट में अपने CAF की पहली, दूसरी, तीसरी या फिर क्वालिफाइंग अटेम्प्ट देने लगे हैं। सबसे पहले तो मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि अभी भी ये जो स्कीम है, ये एक तरीके से ड्राफ्ट या नियर टू फाइनल लेवल पर है। अभी भी ये फाइनली अप्रूव नहीं हुई, अभी भी इसके अंदर हो सकता है कि कुछ अमेंडमेंट्स की जा रही हो। इवन इस स्कीम के डॉक्यूमेंट में, इस स्कीम की कम्युनिकेशन में ICAP ने खुद लिखा है कि ये जो स्कीम है, ये हम अपने स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्म करने के लिए, इस स्कीम के ऊपर उनके कमेंट्स और फीडबैक्स को जानने के लिए पब्लिश कर रहे हैं, ताकि उनके फीडबैक्स और कमेंट्स से अगर कोई इंप्रूवमेंट हो सके तो उसे भी इनकॉर्पोरेट कर लिया जाए, और फिर ये ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में आपके बायलॉज का, आपके अमेंडेड लॉज का पार्ट बन रही होगी। तो सबसे पहले तो ब्रीफली डिस्कस करते हैं कि इस स्कीम में है क्या, और फिर हम ये डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमने आने वाली मार्च 2025 के अटेम्प्ट में CAF के सब्जेक्ट को किस तरह से प्लान करना है, CAF को किस तरह से लेकर चलना है। सबसे पहले अगर सबसे मेजर चेंज को मैं डिस्कस करूं तो सबसे मेजर चेंज इस स्कीम में यह है कि आपके ओवरऑल करंट स्कीम में जो CA के 21 पेपर्स हैं, इन 21 पेपर्स को रिड्यूस करके 18 पेपर्स, 18 पेपर्स कर दिया गया। और स्पेसिफिकली अगर हम PRC की बात करें तो करंट स्कीम में PRC के 5 पेपर्स हैं, न्यू स्कीम में इन 5 पेपर्स को 3 पेपर से रिप्लेस कर दिया जाएगा। बेसिकली इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पेपर अपनी जगह रहेगा, क्वांटिटेटिव मेथड्स का पेपर अपनी जगह रहेगा, लेकिन इंट्रोडक्शन टू बिजनेस और इकोनॉमिक्स के पेपर को मर्ज करके एक सिंगल पेपर बना दिया गया है। और बिजनेस राइटिंग और कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स के ऊपर कोई सेपरेट एग्जाम तो, कोई सेपरेट पेपर तो नहीं है, लेकिन इस स्कीम में ये बात मेंशन की गई है कि उनकी टेस्टिंग का, उनकी असेसमेंट का कोई इफेक्टिव मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो करंट स्कीम में PRC के 5 पेपर्स को 3 पेपर से रिप्लेस कर दिया है, यानी कि 3 पेपर्स की फॉर्म में रिड्यूस कर दिया गया। और PRC के जो एग्जामिनेशन की फ्रीक्वेंसी है वो बाई मंथली बेसिस पे ही, यानी कि साल में 6 दफ़ा PRC का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। PRC को कंप्लीट करने, PRC को पास करने की जो टोटल टाइमलाइन दी गई है वो 15 मंथ्स दी गई है फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट एग्जामिनेशन। तो PRC के हवाले से सबसे मेजर चेंज ये है कि 5 पेपर्स को रिड्यूस करके 3 पेपर्स कर दिया गया। अब हम बात करते हैं CAF के हवाले से। देखिए CAF लेवल पे इस स्कीम में टोटलिटी बेसिस पे नंबर ऑफ पेपर्स को चेंज नहीं किया गया। हम करंट स्कीम में भी CAF में ग्रुप A, ग्रुप B में टोटल 8 पेपर्स में अपेयर होते थे।
इस न्यू स्कीम में भी कैफ ग्रुप ए ग्रुप बी में टोटल 8 पेपर्स में ही अपेयर होंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि करंट स्कीम में बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ का एक सेपरेट पेपर हुआ करता था, तो न्यू स्कीम में बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ के पेपर को मर्ज करके एक सिंगल पेपर बना दिया गया है। कॉस्टिंग की पोजीशन ग्रुप ए से चेंज करके ग्रुप बी में कर दी गई है और ग्रुप ए में एक नया पेपर इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है डाटा सिस्टम्स एंड रिस्क। डाटा सिस्टम्स एंड रिस्क, इसके हवाले से एक नया पेपर इंट्रोड्यूस किया गया है। अगर मैं ओवरऑल कैफ को पास करने की टाइमलाइन के बारे से डिस्कस करूं तो ओवरऑल कैफ को पास करने के लिए हमारे पास 5 साल का टाइम है, लेकिन अगर हमारे पास इन दी एंड 2 पेपर्स रह जाते तो हमें एक एडिशनल ईयर भी दिया जा रहा होगा। करंट स्कीम में कैफ के पेपर्स में लिमिटेशन कुछ इस तरह से है कि अगर आपका ग्रुप ए का FER1 क्लियर हो तो ही आप ग्रुप बी का FER2 दे सकते हो, अगर ग्रुप ए का कॉस्टिंग क्लियर हो तो ही आप ग्रुप बी का MFA दे सकते हो। लेकिन नई स्कीम में इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी, अलबत्ता ग्रुप बी को अनलॉक करने के लिए हमें ग्रुप ए के कम से कम 2 पेपर्स क्लियर करने होंगे। ग्रुप ए के 2 पेपर्स क्लियर होंगे तो ही हमारे पास ग्रुप बी अनलॉक हो सकेगा और हम ग्रुप बी के पेपर्स में अपेयर हो रहे होंगे। इसी तरीके से अगर हम कैफ के मैक्सिमम पेपर्स अटेम्प्ट करने की बात करें तो यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन ये रखी गई है कि कैफ के हम मैक्सिमम एक वक्त में 4 पेपर्स ही दे सकते हैं। और करंट स्कीम में हमारी जो कैफ की एग्जाम की टेस्टिंग की फ्रीक्वेंसी है वो सेमानुअल बेसिस पे, यानी कि साल में 2 दफ़ा आपके एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं। इस स्कीम में ये बात भी मेंशन की गई है कि आने वाले वक्तों में कैफ के नंबर ऑफ एग्जाम्स यानी कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को इंक्रीज किया जाएगा। हो सकता है कि 4 महीने में 1 दफ़ा यानी कि साल में 3 दफ़ा कैफ का एग्जाम कंडक्ट हो रहा हो सकता है कि क्वार्टरली बेसिस पे यानी कि साल में 4 दफ़ा कैफ का एग्जाम कंडक्ट हो रहा हो। और फिर इसके बाद CA फाइनल लेवल के स्टूडेंट्स, आर्टिकलशिप के स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ चेंजेस हैं। CA फाइनल में CFAP लेवल में ओवरऑल CFAP के 6 पेपर्स ही रखे गए, लेकिन SPM के पेपर को रिप्लेस कर दिया गया एक नए पेपर से जिसका नाम है सस्टेनेबिलिटी फॉर अकाउंटेंट्स। इसी तरीके से CFAP के बाद जो हमारे पास MSc 1 और MSc 2 का एग्जाम हुआ करता था, MSc 1 और MSc 2 के पेपर को भी रिप्लेस कर दिया गया है विद अ न्यू केस स्टडी बेस्ड पेपर। केस स्टडी के बेसिस पे आपका MSc 1 MSc 2 को रिप्लेस किया गया है। ट्रेनिंग आर्टिकलशिप के अंदर भी कुछ मेजर चेंजेस हैं। करंट स्कीम में हमारे पास आर्टिकलशिप का एक ही ऑप्शन है कि जो भी नॉर्मल CA के स्टूडेंट्स होते हैं जो कि नॉर्मल रूट से CA में आते हैं वो 3.5 साल की एक मैंडेटरी आर्टिकल्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। इस न्यू स्कीम के अंदर आर्टिकल्स के 2 मजीद नए ऑप्शंस रखे गए, या तो 3.5 साल की करंट स्कीम या फिर 2.5 साल और 3 साल के नए ऑप्शंस इंट्रोड्यूस किए गए हैं। इन CFAP के पेपर्स के हवाले से या आर्टिकलशिप के हवाले से इस स्कीम का क्या इंपैक्ट होगा, इसे मैं किसी सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूंगा। आज की डिस्कशन में हम CFAP के एग्जाम्स और आर्टिकलशिप के हवाले से मजीद डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं कि कैफ के स्टूडेंट्स, कैफ के एग्जिस्टिंग और न्यू स्टूडेंट्स का इस स्कीम के हवाले से क्या इंपैक्ट होगा और उन्हें अपनी डिसीजन मेकिंग में किस तरह से इसे अकाउंट फॉर करना चाहिए। अगेन ये बात मैं रीएम्फसाइज कर दूं कि ये स्कीम अभी ड्राफ्ट फॉर्म में है, अभी नियर टू फाइनल स्टेज पे है, फाइनल नहीं हुई, अभी इसका फाइनल होना रहता है। अभी इसकी अफेक्टिव डेट का आना रहता है। सर क्या मतलब अफेक्टिव डेट का आना रहता है? अभी ये नहीं पता कि इस स्कीम के हिसाब से आपके एग्जाम्स किस वक्त कंडक्ट होंगे। ये तो फॉर श्योर है कि जो अपकमिंग मार्च 2025 की अटेम्प्ट है ये आपकी ओल्ड स्कीम 2021 की स्कीम के तहत ही कंडक्ट होंगे। इस मार्च 25 की अटेम्प्ट के बाद जो अपकमिंग सितंबर 25 की अटेम्प्ट है हो सकता है कि वो इस न्यू स्कीम के हिसाब से हो रही हो, या फिर हो सकता है कि मार्च 2026 की जो कैफ की अटेम्प्ट है वो इस न्यू स्कीम के हिसाब से हो रही हो। मैं बेसिकली इस CA प्रोफेशन के साथ यानी कि अपने स्टूडेंट लाइफ की स्टार्ट की बात करूं और अब तक तो मैंने कोई 14-15 साल इस ICAP के साथ या इस CA के प्रोग्राम के साथ या एज अ टीचर या एज अ प्रोफेशनल इस इदारे के साथ एसोसिएटेड हूँ। और इस पूरे ड्यूरेशन में मैंने 2 दफ़ा ICAP की स्कीम चेंज होते हुए देखी है। एक दफ़ा ICAP ने 2013 में अपनी एजुकेशन स्कीम चेंज की थी और एक दफ़ा 2021 में एजुकेशन स्कीम अपनी चेंज की थी। तो इस हिस्ट्री को देखते हुए ICAP ने किस तरह से स्कीम को चेंज किया था, क्या ट्रांजिशन पॉलिसीज थी, क्या पुराने स्टूडेंट्स पे इम्पैक्ट था, क्या नए स्टूडेंट्स पे इम्पैक्ट था, उस हिस्ट्री को देखते हुए अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे ये बातें मैं डिस्कस करने लगा हूं, जो कि फाइनल कॉल नहीं होगी, ऑब्वियसली एक जजमेंट, एक ओपिनियन, एक एडवाइस होगी। अल्टीमेटली जो फाइनल डिसीजन है वो ICAP की फाइनल अनाउंसमेंट के बाद ही होगा। जब ICAP इस स्कीम की ट्रांजिशन पॉलिसी अनाउंस कर देगा, अफेक्टिव डेट अनाउंस कर देगा, उसके बाद ही लिया जा सकेगा। लेकिन मेरा एक अंदाजा ये कहता है कि चूंकि अभी ये ड्राफ्ट फॉर्मेट में अनाउंस हुई है, अभी तो स्टेक होल्डर्स का फीडबैक, अभी तो स्टेक होल्डर्स का कमेंट आना बाकी है, उसके बाद बाय लॉज में चेंजेस होना जरूरी है, और बाय लॉज में चेंजेस होने के बाद फिर अकॉर्डिंगली फाइनेंस मिनिस्ट्री से अप्रूवल, गवर्नमेंट से अप्रूवल, इन सारे प्रोसेस में कम से कम भी 6-8 महीने का टाइम तो लग ही जाएगा। और अगर इन सारे प्रोसेस में 6-8 महीने का टाइम लग जाता है
तो बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कम चांसेस है कि सितंबर 25 की अटेम्प्ट इस स्कीम के हिसाब से हो रही हो। मोस्ट लाइकली है कि मार्च 26 की अटेम्प्ट, यानी कि जो भी मार्च 26 की अटेम्प्ट होगी वो इस नई स्कीम के हिसाब से होगी। लेकिन स्टिल आईकैप ज़्यादा बेहतर इस पोजीशन को इवैल्यूएट कर सकता है। हो सकता है कि वो बहुत ही रिगोरसली इसे फॉलो करे और सितंबर 25 के लिए ये स्कीम रेलिवेंट हो जाए। वो बातें हमें आने वाले वक्तों में पता चल जाएगी। स्टिल अगर स्कीम हमारे सामने है, सितंबर 25 से एप्लीकेबल होती है या मार्च 26 से एप्लीकेबल होती है, वो देखा जाएगा। हम अभी मार्च 25 के अटेम्प्ट के लिए प्लान कर रहे हैं, तो हम अकॉर्डिंगली प्लानिंग को इस तरह से कर रहे होंगे कि हम अपना आने वाला सीए का सफ़र बेहतर से बेहतरीन बना सके। अब देखें, करंट स्कीम में आपके पास कैफ के ये 8 पेपर्स हैं, न्यू स्कीम में आपके पास कैफ के ये 8 पेपर्स हैं। इन 8 में से 6 पेपर्स तो सेम ही हैं। पहले भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1 था, अब भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1 है। पहले भी टैक्सेशन, अब भी टैक्सेशन। कॉस्टिंग का पेपर जो कि पहले ग्रुप ए में हुआ करता था कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के नाम से, अब इसे ग्रुप बी में कर दिया गया मैनेजमेंट अकाउंटिंग के नाम से। और ये ड्यू भी था, क्योंकि स्टूडेंट जब पीआरसी पढ़कर कैफ के ग्रुप ए में आता था तो उसे कॉस्टिंग का एक हैवी पेपर देखना पड़ता था। तो बिल्कुल इसकी सही पोजीशनिंग ये की है कि इसे ग्रुप बी में डाल दिया गया है, क्योंकि कॉस्टिंग का जो डिफिकल्टी लेवल है वो थोड़ा ज्यादा है। तो पहले ग्रुप ए में आपके पास थोड़ी मेच्योरिटी आ जाए, फिर आप ग्रुप बी में मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर में अपेयर हो रहे होंगे। बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ के पेपर को मर्ज कर दिया गया। करंट स्कीम में ग्रुप ए में बिजनेस लॉ और ग्रुप बी में जो कंपनी लॉ का पेपर है, इसे मर्ज करके ग्रुप ए न्यू स्कीम में इंट्रोड्यूस किया गया है। और ग्रुप ए में एक नया पेपर इंट्रोड्यूस किया गया है डाटा सिस्टम्स एंड रिस्क के नाम से, जिसका कोर्स कंटेंट वगैरह अभी सब कुछ आईकैप ने अनाउंस करना है। इसी तरीके से एमएफए, ऑडिट, FAR2 ये पहले भी पुरानी स्कीम में ग्रुप बी में हुआ करते थे, अब भी नई स्कीम में ग्रुप बी में ही रखे गए हैं। अब आईकैप ने फॉर द टाइम बीइंग कोई ट्रांजिशन पॉलिसी अनाउंस नहीं की। आईकैप ने ट्रांजिशन पॉलिसी अभी अनाउंस करनी है। कौन से पेपर्स के क्लियर होने की बेसिस पे कौन से पेपर्स नई स्कीम में एग्जेम्प्ट होंगे, कौन से पेपर्स में रिलैक्सेशन मिल रही होगी, कौन से पेपर्स में कंसेशन मिल रही होगी, ये सारी बातें आईकैप कम्युनिकेट करेगा। लेकिन स्टिल जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2013 में जो एजुकेशन स्कीम का चेंज आया था, 2021 में जो नई एजुकेशन स्कीम अनाउंस हुई थी, उन हिस्ट्री को अगर मैं देखूं, अपनी अंडरस्टैंडिंग की बेसिस पे मैं कंक्लूड करूं, तो बज़ाहिर ये लगता है कि जो 6 पेपर्स अनचेंज्ड है उनकी तो रेसिप्रोकल एग्जम्पशंस होगी नई स्कीम में। यानी कि अगर पुरानी स्कीम में आपका FAR1, टैक्स, FAR2, ऑडिट, MFA क्लियर है, तो ऑब्वियसली नई स्कीम में भी आपके ये पेपर्स क्लियर ही होंगे या एग्जेम्प्ट ही होंगे। कंपनी लॉ, बिजनेस लॉ के हवाले से बात करें कि अगर हमारा कंपनी लॉ, बिजनेस लॉ दोनों ही पास है पुरानी स्कीम का, तो ऑब्वियसली नई स्कीम में जो ये सिंगल पेपर है कंपनी लॉ, बिजनेस लॉ का, ये हमारा एग्जेम्प्ट या पास कंसिडर किया जाएगा। सवाल ये क्रिएट होता है कि सर व्हाट इफ कि हमारा बिजनेस लॉ पास हो, कंपनी लॉ पास ना हो, या कंपनी लॉ पास हो, बिजनेस लॉ पास ना हो, और अगर नई स्कीम इंट्रोड्यूस हो जाए, तो आईकैप यहाँ पे कुछ ना कुछ गाइड करेगा। लेकिन ऐसा पास्ट में भी एक दफ़ा हुआ है। पहले भी ये कंपनी लॉ, बिजनेस लॉ का पेपर सेपरेट हुआ करते थे, फिर मर्ज हुए, फिर उनको दोबारा सेपरेट किया गया और इस स्कीम में दोबारा मर्ज किया गया। तो जब पास्ट में आईकैप ने कंपनी लॉ और बिजनेस लॉ के पेपर को मर्ज किया था, तो फिर जिन स्टूडेंट्स का बिजनेस लॉ पास होता था उन्हें कंपनी लॉ वाला पोर्शन अटेम्प्ट करना होता था। जिन स्टूडेंट्स का ऑलरेडी कंपनी लॉ पास था उन्हें बिजनेस लॉ वाला पोर्शन अटेम्प्ट करना था। तो मोस्ट लाइकली इस स्कीम में भी कुछ इसी तरह की ट्रांजिशन पॉलिसी आएगी कि अगर आपका बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ क्लियर है और नई स्कीम इफेक्टिव हो जाती है, तो फिर आपका ये कंबाइंड पेपर एग्जाम्प्ट होगा। अगर आपका सिर्फ बिजनेस लॉ या सिर्फ कंपनी लॉ एग्जाम्प्ट पास है, तो फिर नई स्कीम का 50% पेपर दे रहे होंगे। इसके अलावा कोई तीसरी पॉसिबिलिटी होते हुए नजर नहीं आ रही, लेकिन अल्लाह नोज बेटर कि आईकैप इसको किस तरह से प्रोसेस करता है। देन फिर हम कैफ में जो नया पेपर इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज कैफ 3, डेटा सिस्टम एंड रिस्क, इसके हवाले से डिस्कस करें। देखिए, जो आईकैप की करंट एजुकेशन स्कीम है, इस करंट एजुकेशन स्कीम में डेटा सिस्टम रिस्क के नाम से या डेटा सिस्टम रिस्क से मिलता जुलता कोई भी पेपर नहीं है। तो अब सवाल ये क्रिएट होता है कि अगर हम कैफ की जर्नी में अभी हैं और नई स्कीम अफेक्टिव हो जाती है, तो क्या हमें डाटा सिस्टम और रिस्क का पेपर लाजमी देना होगा, या किसी बेसिस पे या ग्रुप ए या ग्रुप बी के क्लियर होने की बेसिस पे हमारे ये पेपर एग्जाम्प्ट हो जाएगा। इस हवाले से कुछ लोगों का ओपिनियन ये है, कुछ लोगों की राय ये है कि अगर कैफ का ग्रुप ए क्लियर है तो नई स्कीम में आपको डाटा सिस्टम रिस्क का पेपर नहीं देना पड़ेगा। अलबत्ता अगर ग्रुप ए के पेपर्स क्लियर नहीं है तो फिर आपको डाटा सिस्टम रिस्क का पेपर देना पड़ेगा। ये ओपिनियन मेरा ख्याल है कि इस अंडरस्टैंडिंग की बेसिस पे, इस हिस्ट्री की बेसिस पे ड्राइव किया गया है कि पास्ट में एजुकेशन स्कीम 2021 के आने से पहले जो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पेपर था ना, वो कैफ लेवल पे टेस्ट होता था, और स्कीम 2021 के बाद इस इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के पेपर को पीआरसी में ले जाया गया था। तो जिन स्टूडेंट्स का
AFC क्लियर था बिफोर 2021 स्कीम और वो नई स्कीम में चले गए थे, तो उनका IA का पेपर दिए बगैर ही PRC में जाने की वजह से एग्जाम्ड हो गया था। और इसकी बेसिकली वजह ये थी कि अगर एक दफ़ा आपने AFC क्लियर कर लिया, अब आप AFC क्लियर स्टूडेंट कहलाए जाओगे और अब आप कैफ में आ गए, तो अगर आपको IA का पेपर दोबारा देना पड़ता तो एक तरीके से ICAP आपको दोबारा से ड्रैग करके PRC में ले जा रहा था। तो इसी बेसिस पे कुछ लोगों का व्यू ये है कि अगर हमारे ग्रुप A के पेपर्स क्लियर हैं तो हमें नई स्कीम में जाने के बाद ये डाटा सिस्टम रिस्क का पेपर नहीं देना होगा, जबकि मेरी राय ये नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि कैफ ग्रुप A कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, कैफ ग्रुप B कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। यानी कि अगर एक स्टूडेंट ने कैफ का ग्रुप A कंप्लीट कर लिया है तो वो अपने नाम के आगे कैफ ग्रुप A नहीं लिख सकता। कैफ इटसेल्फ एक सर्टिफिकेशन है। अगर आप कैफ कंप्लीटली क्लियर कर लेते हो तो फिर आपके साथ एक सर्टिफिकेशन कैफ के नाम से जुड़ जाती है। तो अगर तो आपका कैफ कंप्लीट हो चुका है और नई स्कीम अफेक्टिव हो जाती है तो फिर तो डेफिनेटली आपका डाटा सिस्टम रिस्क का पेपर एग्जाम्प्ट होगा, आपको डाटा सिस्टम रिस्क का पेपर नहीं देना होगा। लेकिन अगर हम कैफ के लेवल पर हैं, कैफ के 2 पेपर, 4 पेपर, 5 पेपर, 6 पेपर, 7 पेपर्स क्लियर कर चुके हैं और नई स्कीम अफेक्टिव हो जाती है, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग, मेरी जजमेंट ये कहती है कि आपको डाटा सिस्टम रिस्क का पेपर देना होगा। अगर तो कैफ कंप्लीटली क्वालिफाइड है, कंप्लीटली क्लियर है, तो फिर तो डाटा सिस्टम रिस्क के पेपर को देने की नौबत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप कैफ की जर्नी में है और नई स्कीम की इफेक्टिव डेट आ जाती है तो मोस्ट लाइकली मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि आपको डाटा सिस्टम रिस्क का पेपर देना पड़ जाएगा। अगेन इस पेपर के हवाले से हमें बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, चूंकि इस पेपर को ग्रुप A लेवल पर रखा गया तो इसका मतलब है कि इसकी टेस्टिंग, इसकी डिफिकल्टी बहुत ही ज़्यादा एडवांस या बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाली। इस तरह के मिलते जुलते पेपर्स दुनिया भर की बहुत सारी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की क्वालिफिकेशन में ऑलरेडी है और उन्हीं को मिला जुला कर इस तरह का एक पेपर यहाँ पर बनाया गया है जिसका डिफिकल्टी लेवल रीजनेबली आसान होगा, तभी इसे ग्रुप A में रखा गया है, ना कि ग्रुप B में। अब आते हैं उस हिस्से के ऊपर जिसके हवाले से मैंने ये पूरी डिस्कशन सेशन आप लोगों के सामने प्रेजेंट की कि सर हमारी मार्च 25 की अटेम्प्ट में कैफ की अटेम्प्ट है, हमें कौन से पेपर सेलेक्ट करने चाहिए, हमें कौन से पेपर्स में अपेयर होना चाहिए। देखिए, अगर मैं डिफरेंट सिनेरियोज को सॉर्ट आउट करूँ ना तो 3-4 पॉसिबिलिटी ही बनती है। या तो आप मार्च 25 में कैफ की पहली अटेम्प्ट दे रहे होंगे, या फिर आप मार्च 25 में कैफ की क्वालिफाइंग अटेम्प्ट दे रहे होंगे, या फिर आप कैफ के कुछ पेपर्स क्लियर कर चुके हो, या सितंबर 24 में कैफ के कुछ पेपर्स दे चुके हो और अब मार्च 25 में आप कैफ की दूसरी या तीसरी अटेम्प्ट देने लगे हो। सबसे पहले तो मैं बात करता हूं उन स्टूडेंट्स के हवाले से जो कि मार्च 2025 में अपने कैफ की पहली अटेम्प्ट देने जा रहे हैं। उनके लिए तो सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड है कि वो ग्रुप A के 3 पेपर्स में अपेयर हो, FAR1, टैक्सेशन एंड कॉस्टिंग, FAR1, टैक्सेशन एंड कॉस्टिंग। सर ऐसा क्यों? सर FAR1 टैक्स और कॉस्टिंग अगर आप पेपर देते हो तो नई स्कीम के अफेक्टिव हो जाने के बाद आपका नई स्कीम में ग्रुप A का FAR1 और टैक्स एग्जाम्प्ट होगा और ग्रुप B का मैनेजमेंट अकाउंटिंग एग्जाम्प्ट होगा। लेकिन सर बेहतर ये नहीं है कि मैं नई स्कीम में जाकर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर दूं, ना कि कॉस्टिंग का पेपर पुरानी स्कीम में दूं। देखिए, नई स्कीम में मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर ग्रुप B में जा रहा है, यानी कि उसका डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज ही होगा। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि अभी ये ग्रुप A में है, कम डिफिकल्टी लेवल के साथ इस पेपर को क्लियर कर लूँ। सर व्हाट इफ कि मैं कॉस्टिंग का पेपर ना दूं, व्हाट इफ कि मैं बिजनेस लॉ का पेपर दे दूं। ठीक है, बिजनेस लॉ का पेपर अगर आप दे भी देते हो तो नई स्कीम में आपका बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ का कंबाइंड पेपर तो एग्जाम नहीं होने वाला। हो सकता है कि आपको खुदा ना खास्ता वो पेपर दोबारा देना पड़ जाए, जिसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन स्टिल 50% तो पेपर देना ही होगा ना। तो बेहतर ये है कि फॉर द टाइम बीइंग अगर आपकी पहली अटेम्प्ट है, आपको FAR1 टैक्स और कॉस्टिंग के पेपर में अपेयर होना चाहिए, इसे क्लियर करना चाहिए, ताकि अगर नई स्कीम इफेक्टिव हो जाती है मार्च 25 की अटेम्प्ट के बाद तो ये 3 पेपर्स आपके स्ट्रेट एग्जाम्प्ट होंगे। सर व्हाट इफ कि मैं मार्च 25 में 4 पेपर्स देना चाह रहा हूँ। अगर कोई स्टूडेंट अभी कैफ में आया है, मार्च 25 में उसकी पहली अटेम्प्ट है और वो 4 पेपर का प्लान कर रहा है, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को इनकरेज करता हूं कि यू शुड गो फॉर मैक्सिमम पेपर्स, यू शुड गो फॉर 4 पेपर्स। लेकिन यहां पे मेरी एडवाइस ये होगी कि आपको 4 पेपर्स की तरफ नहीं जाना चाहिए, आपको 3 पेपर्स ही देने चाहिए। देखो, इस वजह से कि आप चौथा पेपर बिजनेस लॉ दो या कंपनी लॉ दो, नई स्कीम में आपका 50% पेपर मैक्सिमम एग्जाम्प्ट होगा, 100% तो पेपर कंबाइन वाला एग्जाम्प्ट होने वाला नहीं है। आप FAR2 MFA दे ही नहीं सकते क्योंकि आपका कॉस्टिंग FAR1 क्लियर नहीं है, आप तो पहली अटेम्प्ट दोगे, और आपने FAR2 पढ़ा नहीं है तो आप ऑडिट दे नहीं सकते। तो ऑन अ सेफ साइड एक इफेक्टिव प्लानिंग ये होगी कि आपकी अगर मार्च 25 में कैफ की पहली अटेम्प्ट है, आपको FAR1, टैक्स और कॉस्टिंग इन 3 पेपर्स में अपेयर होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं इन स्टूडेंट्स के हवाले से जो कि मार्च 2025 में अपनी कैफ की क्वालिफाइंग अटेम्प्ट देने लगे।
वो सारे स्टूडेंट्स जिनकी मार्च 2025 में कैफ की क्वालिफाइंग अटेम्प्ट है, 2 पेपर 3 पेपर या इवन 4 पेपर्स भी रहते हैं, मेरी रिकमेंडेशन, मेरी बेस्ट एडवाइस ये होगी कि आपको सारे पेपर्स में अपेयर हो जाना चाहिए, इवन तो कि अगर आपके 4 पेपर्स ही क्यों ना रहते हो अपनी क्वालिफाइंग अटेम्प्ट के लिए। देखिए हमारे पास ये जो स्प्रिंग की अटेम्प्ट है ना, ये थोड़ी सी रिलैक्स्ड अटेम्प्ट होती है। रीजन बीइंग कि ना इसमें रमजान की छुट्टी आ रही होंगी, ना इसमें छोटी बकरीद की छुट्टी आ रही होंगी, मानसून भी हमारा तकरीबन गुजर चुका है। तो इस अटेम्प्ट में जनरली हमारे पास थोड़ा ज़्यादा टाइम होता है क्लासेस के लिए भी और प्रिपरेशन के लिए भी, रिवीजन के लिए भी। तो अगर आपके क्वालिफाइंग अटेम्प्ट में 2 पेपर 3 पेपर या इवन 4 पेपर्स भी रहता है, यू शुड अटेम्प्ट ऑल दीज 4 पेपर्स और अपनी अटेम्प्ट मार्च 25 की अटेम्प्ट को अपनी कैफ की क्वालिफाइंग अटेम्प्ट बनाएं, ताकि नई स्कीम का ताल्लुक फिर आप सीए फाइनल लेवल पे ही कंसिडर करें, कैफ लेवल पे आपको कोई हर्डल ही ना हो। अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के हवाले से जिनके कैफ के ऑलरेडी 1 2 या 3 पेपर्स क्लियर हैं, या फिर सितंबर 2024 में उन्होंने ऑलरेडी कैफ की पहली अटेम्प्ट दे चुके हैं और अपकमिंग मार्च 2025 में वो अपनी कैफ की 2nd या 3rd अटेम्प्ट दे रहे होंगे। देखिए अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि कैफ के ऑलरेडी 1 2 पर्चे क्लियर कर चुका है या ऑलरेडी सितंबर 24 में कैफ अटेम्प्ट कर चुका है और अब उसकी मार्च 25 के अटेम्प्ट में कैफ की दूसरी या तीसरी अटेम्प्ट बनने लगी है, तो आपको अपने पेपर्स को इस तरह से सेलेक्ट करना चाहिए कि बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ को छोड़कर अगर आपके पास रिमेनिंग पेपर्स को अटेम्प्ट करने का ऑप्शन है तो आप उन रिमेनिंग पेपर्स को अटेम्प्ट करो, रादर देन कि आप बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ का सेपरेट पेपर अटेम्प्ट करो और नई स्कीम में जाने के बाद 2 पेपर्स के अगेंस्ट आपका 1 पेपर या 50% पेपर एग्जाम्प्ट हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी स्टूडेंट का FAR1 टैक्स कॉस्टिंग का पेपर क्लियर है या FAR1 टैक्स और कॉस्टिंग का पेपर उन्होंने सितंबर 24 में अटेम्प्ट किया है, तो आई वुड एडवाइस कि आपको मार्च 25 की अटेम्प्ट में MFA, FAR2 और ऑडिट का पेपर देना चाहिए। MFA, FAR2 और ऑडिट के पेपर में अपेयर होने चाहिए। रीजन बीन के 6 पेपर्स क्लियर होने की बेसिस पे नई स्कीम में आपके स्ट्रेट 6 पेपर्स एग्जाम्प्ट हो रहे होंगे। नई स्कीम में आप बिजनेस लॉ कंपनी लॉ का एक कंबाइंड मर्ज पेपर दे रहे होंगे। सर ऐसा भी हो सकता है कि कैफ के पेपर जो आपने क्लियर कर लिए हैं या कैफ के पेपर जो हमने अटेम्प्ट कर लिए हैं उसमें बिजनेस लॉ भी शामिल है, यानी कि किसी स्टूडेंट का बिजनेस लॉ क्लियर हो या FAR1 बिजनेस लॉ टैक्स क्लियर हो या FAR1 का कॉस्टिंग और बिजनेस लॉ क्लियर हो। अगर तो आपका बिजनेस लॉ क्लियर है तो फिर आप अपनी मार्च के अटेम्प्ट में कंपनी लॉ का पेपर ऑप्ट कर सकते हो, क्योंकि स्टिल इन एनी केस आपको कंपनी लॉ या तो कंप्लीट पेपर के तौर पे या नई स्कीम में जाने के बाद 50% तो देना ही होगा। तो अगर तो बिजनेस लॉ अटेम्प्ट कर लिया है, अगर तो बिजनेस लॉ पास कर लिया है, तो फिर आप मार्च 25 में कंपनी लॉ का पेपर पिक करो। अगर तो आपने FAR1 टैक्स कॉस्टिंग के कोई पेपर्स दिए हैं या कोई पेपर्स क्लियर कर लिए हैं, तो मेरी एडवाइस, मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि मार्च 25 के लिए FAR2, MFA और ऑडिट के पेपर्स को सिलेक्ट किया जाए रादर देन के बिजनेस लॉ कंपनी लॉ को सिलेक्ट किया जा रहा हो। इन केस के आपके 3 पेपर्स रहते हैं और वो उस 3 पेपर्स में से बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ ही रहता है, इन केस के आपके 4 पेपर्स रहते हैं और 4 पेपर्स में से 2 पेपर बिजनेस लॉ कंपनी लॉ ही रहता है, तो इस केस में तो फिर एडवाइस यही होगी कि आपको अपनी मार्च की अटेम्प्ट को कैफ की क्वालिफाइंग अटेम्प्ट बनाना चाहिए। 2 पेपर 3 पेपर या 4 पेपर्स रहते हैं और इन 4 पेपर्स में 3 पेपर्स में बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ भी शामिल है, तो फिर कैफ की मार्च 25 के अटेम्प्ट में इन सारे पेपर्स को देखकर कैफ से क्वालिफाई हो जाए, कैफ से जान छुड़ा लें और फिर नई स्कीम आप इंशाल्लाह CFAP लेवल पे कंसिडर कर रहे होंगे। इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट ये है हैंड ऑन कोर्सेज के हवाले से, आपकी कैफ की पहली अटेम्प्ट है, आपकी कैफ की दूसरी अटेम्प्ट है, आपकी कैफ की क्वालिफाइंग अटेम्प्ट है, कोशिश करें कि हैंड ऑन कोर्सेज को आने वाले वक्त में कवर करके कंप्लीट कर दे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि राइट नाउ कैफ लेवल पे जो आपको 2 हैंड ऑन कोर्सेज कंप्लीट करने होते हैं, एक तो प्रेजेंटेशन और पर्सनल इफेक्टिवनेस का और दूसरा IMS ऑफिस का, इनकी कोई टेस्टिंग नहीं होती। आपने किसी भी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट से वहाँ की क्लासेस ली, क्लासेस के जो कोर्स आवर्स हैं उनको कंप्लीट किया, आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से सर्टिफिकेट दे दिया जाता है जो कि वैलिड होता है। लेकिन इस नई स्कीम में आके हमने ये भी अनाउंस किया है कि जो हैंड ऑन कोर्सेज हैं PPE और MS ऑफिस की, इनकी भी टेस्टिंग इंट्रोड्यूस की जाएगी। तो नई स्कीम के इफेक्टिव होने के बाद अगर आपके ये कोर्सेज आउटस्टैंडिंग होंगे, आपको इनकी असेसमेंट, आपको इनकी टेस्टिंग से गुजरना पड़ेगा। लेकिन अगर आप करंट स्कीम में रहते हुए MS ऑफिस और PPE के हैंड ऑन कोर्स को कंप्लीट कर लेते हो तो आप इसकी टेस्टिंग से बच सकते हो। ये तो वो डिस्कशन थी जिसमें मैंने जो पॉसिबल, जो ज़्यादातर चांसेस थे, पॉसिबिलिटीज़ थी, उनको, उन सिनेरियोज को डिस्कस करने की कोशिश की। लेकिन ऑब्वियसली मैं समझता हूँ कि हर स्टूडेंट का केस डिफरेंट होगा। किसी का 1 पेपर क्लियर होगा, किसी के 2 पेपर क्लियर होंगे, किसी के 3 पेपर, किसी के 4 पेपर, किसी ने 1 पेपर अटेम्प्ट किया होगा, किसी ने 2 पेपर, किसी ने 3 पेपर। हर किसी का जाविया, हर किसी की समझना, हर किसी का सिनेरियो डिफरेंट होगा। तो मैं आप लोगों के साथ अपना एक व्हाट्सअप नंबर शेयर कर रहा हूँ जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप अपना सिनेरियो मेरे साथ डिस्कस करके कि आपके कौन से पेपर्स क्लियर हैं, आपने कौन से पेपर्स अटेम्प्ट किए हैं और आप क्या प्लान करना चाह रहे हो या क्या प्लान होना चाहिए,
मुझसे वन ऑन वन डिस्कस कर सकते हो। कोशिश कीजिएगा कि व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज में आप अपना सिनेरियो मुझसे रेस करें, मैं अपने हवाले से अपनी एक बेहतरीन एडवाइस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँगा। तो आई होप कि ये सारी डिस्कशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रही होगी। विद दिस मैं अपने सेशन को यहीं तक रखता हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।